डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेरिंग्स के जो टाइप्स है उसके अंदर एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग इस टाइप के बारे में जानकारी हासिल की थी, जिसके अंदर बॉल बेरिंग्स, उसके इस्तेमाल, उनके टाइप्स और उनके स्पेसिफिक यूज़ देखे। उसके बाद रोलर बेरिंग, उसके टाइप्स और उसके यूजेस देखे हैं। इसके साथ में ही हम लोगों ने ये भी जाना कि फ्रिक्शनल बेरिंग क्या है, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग क्या है, उनका शाफ्ट के साथ में और हब के साथ में कांटेक्ट कैसे होता है, कौन से बेरिंग्स में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस के अंदर देखी थी। तो इसी बेरिंग का एक और पार्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि बेरिंग को किस तरीके से हाउसिंग में या शाफ्ट के ऊपर बिठाया जाता है। मेथड्स ऑफ फिटिंग बॉल एंड रोलर बेरिंग। बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग को बिठाने की जो मेथड्स है, उन मेथड्स के बारे में इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग को फिट करने के लिए अलग अलग मेथड जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंड्स होता है उनको कहाँ पे इस्तेमाल में लाना है। बेयरिंग को स्पिंडल पर फिट करने के लिए इसकी जो इनर रेस होती है, उस इनर रेस पर क्या किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, या फिर उसके लिए स्लीव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। फिगर नंबर 1 में जो हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे स्लीव दिखाई गई है और बेयरिंग जो है उस बेयरिंग की इनर रेस के ऊपर उसको रखा गया है। किस तरीके से वो हम लोगों ने देखा, और उसके ऊपर स्ट्राइकिंग की जो दिशा है वो दिशा दर्शाई गई है। इस तरीके से बेयरिंग को शाफ्ट के ऊपर जो है माउंट किया जाता है यूजिंग स्लीव्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बेयरिंग को अगर हाउसिंग में, मतलब बेयरिंग की हाउसिंग के अंदर हम लोगों को फिट करना है या वो फिट होने वाली है, तो जो प्रेशर है, ये प्रेशर या फोर्स जो है ये कहाँ पे अप्लाई होता है, तो हमेशा आउटसाइड रेस जो होती है या जिसको हम लोग आउटर रेस कहते हैं, जैसे कि फिगर नंबर 2 में यहाँ पे दिखाया गया है, उस आउटर रेस के ऊपर ही प्रेशर डाला जाता है। और ये प्रेशर किसके थ्रू डाला जाता है, तो उसके लिए बनी हुई स्पेशल टाइप की जो स्लीव्स होती है, उन स्लीव के जरिए, जो कि खाली आउटर रेस को ही कवर करती है। जैसे कि इनर रेस को बनी हुई स्पेशल टाइप्स की जो स्लीव्स होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, वैसे आउटर रेस के लिए, मतलब इन स्लीव्स के जरिए खाली उन्हीं सेक्शंस के ऊपर क्या करते हैं, दबाव डाला जाता है। ना ही वो हाउसिंग के किसी पार्ट के कांटेक्ट में आएगी, ना ही आउटर रेस के अलावा वो और किसी बेरिंग के पार्ट्स के कांटेक्ट में आएगी, जिसकी वजह से सही प्रेशर जो है पूरे आउटर रेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सर्कुलर टाइप की है, पूरे तरीके से ये आउटर रेस के ऊपर बैठ जाती है, और जिसके ऊपर स्ट्राइक करने की दिशा दिशा जो है ये ब्लैक कलर के एरो से दिखाई गई है। ये जो स्ट्राइकिंग होता है ये एक्सिस से कैसे होता है, समांतर होता है, पैरेलल होता है। एक्सिस के साथ में ही वो प्रेशर डाला जाता है, स्ट्राइकिंग करके उसको दबा दिया जाता है। ये जो स्लीव है, उस स्लीव का यूज जो है ये आउटर रेस जो होता है, उस आउटर रेस के जो डायमीटर होते हैं, उस डायमीटर के अनुसार ही क्या किया रहता है, बनाया रहता है, और उसके हिसाब से उसका चयन किया जाता है इन स्लीव्स का। बियरिंग को बियरिंग हाउसिंग पर फिट करने के लिए या फिट करने से पहले जो हाउसिंग है या शाफ्ट का इंटरनल एरिया होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा सा फाइन लेयर जो होता है ऑयल का, वो ऑयल का लेयर लगाया जाता है। क्यों,
क्योंकि वो इजीली जाके बैठ सके। लेकिन ये डिपेंड होता है, ये जो फिटिंग्स होती है डिपेंड करती है कि आपको किस तरीके से बेयरिंग को फिट करना है इसके ऊपर। अगर नॉर्मल फिटिंग है तो बहुत सारी जगहों पे क्या किया जाता है, ऑयल का जो है ये फाइन लेयर लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पतला लेयर, फाइन लेयर मतलब पतला लेयर बालों के बराबर, जो हमारे बाल है उसके थिकनेस के बराबर वो लेयर लगाया जाता है। मतलब हल्के से हाथ उंगली के से क्या किया जाता है, उन सरफेसेस को क्या किया जाता है, ऑयलिंग किया जाता है। सो जिसकी वजह से बेयरिंग जो है ये इजीली आराम से उस हब के अंदर या शाफ्ट के ऊपर जाके बैठ जाती है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फिगर नंबर 1 और 2 में। फिगर नंबर 1 में हम लोगों ने कौन सा प्रोसेस देखा है, तो शाफ्ट के ऊपर जब बेरिंग बिठाना है तो किस तरीके से, और फिगर नंबर 2 में क्या दिखा है, अगर बेरिंग को हाउसिंग में बिठाना है तो उसके लिए कौन सी मेथड इस्तेमाल में लाई जाती है। तो अगर हम लोग देखेंगे जो स्लीव्स होती है उनके ऊपर एक ग्रूव बना हुआ रहता है, उसका बेनिफिट क्या रहता है कि जो अपवर्ड थ्रस्ट क्रिएट होती है या प्रेशर क्रिएट होते हैं उनको फिटिंग करते समय, तो वो प्रेशर की वजह से स्लीव्स जर्क ना करे, आजू बाजू ना हटे, इसके लिए क्या किया जाता है, वो थोड़ा सा छोटा होल जो है उसके ऊपर रखा रहता है। छोटे बेयरिंग जो होते हैं, बेयरिंग अलग अलग टाइप्स के आते हैं, बड़े साइज के, छोटे साइज के। तो अगर हम लोग बात करें छोटे साइज के बेयरिंग की, तो छोटे बेयरिंग्स को फिट करने के लिए माउंटिंग स्लीव या फिर कॉपर की जो ड्रिफ्ट्स होती है उनका इस्तेमाल हैमर के साथ में किया जाता है। इनके लिए माउंटिंग स्लीव को फेस के समांतर, मतलब क्या है, राइट एंगल में रखा जाता है। फेस के समांतर मतलब राइट एंगल में उसको रखते हैं, समांतर मतलब सॉरी पैरेलल रखा जाता है, समांतर मतलब पैरेलल रखा जाता है। माउंटिंग स्लीव जो होती है उसके फेस के क्या करते हैं, समांतर मतलब पैरेलल रखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि ड्राइंग में बेयरिंग को फिट करने के लिए ड्रिफ्ट का जो यूज है वो दिखाया गया है। अगर हम लोग फिगर नंबर 3 में देखेंगे तो ड्रिफ्ट का यूज किस तरीके से किया गया है, वो फिगर नंबर 3 में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये बेयरिंग है, शाफ्ट के ऊपर उसको बिठाया जा रहा है, ये क्या है, स्लीव्स है, ये ड्रिफ्ट है, और उसको क्या किया जा रहा है, हैमर के जरिए स्ट्राइकिंग किया जा रहा है। ओके, इसको क्या कहते हैं, इस मेथड को तो टैपिंग कहते हैं। तो टैप किया जाता है, टैप मतलब क्या है, इनर रेस, अगर ये शाफ्ट पे बैठ रहे तो इनर रेस के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, अगर वो हाउसिंग में बैठ रहे तो आउटर रेस के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, इस तरीके से। अगर वो छोटी साइज की बेयरिंग है तो वो ड्रिफ्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो वहां पे दिखाया गया है फिगर नंबर 3 में। बेयरिंग को फिट करने के दौरान बेयरिंग को हाउसिंग के समांतर तथा शाफ्ट के राइट एंगल पर रखा जाता है। शाफ्ट का जो एक्सिस होता है उसके साथ कैसे रहती है बेयरिंग, राइट एंगल में रहती है। तो ये शाफ्ट हो गया, शाफ्ट के ये अगर ये शाफ्ट है तो ये शाफ्ट के साथ में बेयरिंग कैसी है, तो राइट एंगल में है। और बेयरिंग का एक्सिस कैसे है, तो पैरेलल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बेयरिंग की जो हाउसिंग है उस हाउसिंग के क्या किया जाता है, पैरेलल उसको रखा जाता है। हाउसिंग मतलब जहां पे बेयरिंग बैठती है, जिस ग्रूव के अंदर, स्लॉट के अंदर बेयरिंग बैठती है उसको क्या कहते हैं, हाउसिंग कहते हैं। तो हाउसिंग के साथ में ये कैसी है, तो पैरेलल है। लेकिन वही हम लोग अगर बात करें शाफ्ट की, तो शाफ्ट के साथ में उसको कैसे रखा जाता है, राइट एंगल में रखा जाता है। बेयरिंग जो है, बेयरिंग को अगर सही स्थिति में सेट करना है तो सेट करने के लिए जो सॉफ्ट मेटल की ड्रिफ्ट है उन ड्रिफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा ध्यान में रखो, जैसे हम लोग ड्रिल मशीन के स्पिंडल से ड्रिल बिट को निकालने के लिए ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हैमर के जरिए सॉफ्ट मेटल से बनी हुई ड्रिफ्ट जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। वो राउंड शेप में रहती है, फ्लैट रहती है, छोटे बड़े थिकनेस में आती है, डिपेंड होता है बेयरिंग के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ड्रिफ्ट होती है ये हमेशा सॉफ्ट मेटल की बनी हुई रहती है, जिसकी वजह से स्ट्राइक करने के बाद जो भी असर होता है वो ड्रिफ्ट के ऊपर होता है। हम खाली बेयरिंग जो है ये पुश की जाती है धीरे 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 उन जगहों पे, चाहे वो शाफ्ट होने दो या फिर वो हब होने दो। बेयरिंग को उचित स्थिति में सेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सॉफ्ट मेटल से बनी हुई जो ड्रिफ्ट होती है उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग फिगर नंबर 3 में देख रहे हैं। सो
क्या किया जाता है इस मेथड में, तो जो ड्रिफ्ट है उसको कैसे करते हैं, तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स दिखाए गए, ये बेरिंग के 1, फिर कहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो क्या किया जाता है, एक बार जहाँ पे एक नंबर दिखाया गया है वहां पे अगर हम लोग चोट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे इन ड्रिप्स के जरिए, जैसे यहाँ पे दिखाया, तो दूसरी बार वो सेकंड पॉइंट पे मार्क करेंगे, मतलब उसके अपोजिट साइड में हम लोगों को स्ट्राइक करने हैं। तीसरी बार थर्ड नंबर जहाँ पे दिखाया वहां पे, चौथी बार जहाँ पे फोर्थ नंबर है वहां पे, पांचवी बार जहाँ पे नंबर 5 इंडिकेट किया गया है वहां पे, और छठी बार यहाँ पे। तो इस तरीके से बेयरिंग जब तक उसकी जगह पे फिट नहीं होती है तब तक इसी सीक्वेंस में हम लोगों को क्या करना है, ड्रिफ्ट और हैमर के जरिए स्ट्राइक करते जाना है। ये किसके लिए, जब बेरिंग को हम लोग शाफ्ट के ऊपर बिठाएंगे तब ये इनर रेस के ऊपर स्ट्राइकिंग होता है, और जब बेरिंग को हब के अंदर बिठाएंगे जैसे कि फिगर नंबर 2 में दिखाया है, तो उस समय पे हम लोग क्या करते हैं, जो आउटर रेस है उसके ऊपर स्ट्राइकिंग की जाती है सेम मेथड में। मतलब यही जो नंबर का सीक्वेंस है वो क्या होता है, आउटर रेस के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। यह हमेशा ध्यान में रखना है। सो बियरिंग को शाफ्ट पर फिट करने के लिए शाफ्ट के सेंटर में थ्रेड्स जो है ये वो बनाए जाते हैं। बियरिंग के क्लियरेंस को चेक करने के लिए फीलर गेज का इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है या यूज़ किया जाता है। सो वो हम लोग फिगर नंबर 4 में देख रहे हैं किस तरीके से फीलर गेज से क्या किया जाता है, बेरिंग के जो रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर का गैप जो है ये गैप चेक किया जाता है। ये क्यों करते हैं, तो उसकी वजह से बेयरिंग के अंदर अगर ज़्यादा क्लियरेंस होगा तो उसको कम कैसे करना है या उसका इस्तेमाल करना है कि नहीं, तो क्योंकि अलग अलग कंपनी की बेयरिंग्स में हम लोगों को अलग अलग टाइप का क्लियरेंस मिलता है। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्लियरेंस चेक करना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे क्लियरेंस चेक करने के लिए मतलब बेयरिंग और जो उसके अंदर के रोलिंग एलिमेंट्स है उनके बीच का जो गैप है वो चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्लियरेंस ज़्यादा है तो इसके लिए क्या किया जाता है, श्रिंकेज फीट जो होता है, फीट का टाइप है जो हम लोगों ने सीखा है, तो श्रिंकेज फीट का इस्तेमाल किया जाता है। श्रिंकेज फीट प्रेशर डाल के जो फिटिंग्स होती है उन फिटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब प्रेशर देख के होने वाले जो भी फिट्स है हाई प्रेशर पे उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं श्रिंकेज फीट। सो हम लोगों ने फिगर नंबर 4 के अंदर फीलर गेज का इस्तेमाल भी देखा और श्रिंकेज फीट के जरिए जो इस्तेमाल में फिटिंग्स लाई जाती है वो भी देख लिए। सो श्रिंकेज फीट के इस्तेमाल से या यूज से या इस्तेमाल करने से पहले बेरिंग की इनर रेस जो होती है उस इनर रेस को क्या किया जाता है, ऑयल में 90 डिग्री से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इंडक्शन हीटिंग जो होती है ये इंडक्शन हीटिंग से गुजारा जाता है या इंडक्शन हीटिंग की जाती है। इंडक्शन हीटिंग के बारे में हम लोगों ने सीखा था। सो किसी भी परिस्थिति में या किसी भी स्थिति में रोलिंग कांटेक्ट बेयरिंग को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है कि श्रिंकेज फिट मतलब क्या है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। श्रिंकेज का मतलब क्या है, तो श्रिंक करना, उसको साइज में कम करके बिठाना। सो उसके लिए क्या करते हैं, बेयरिंग को गर्म करते हैं, और बेयरिंग को गर्म करने के बाद वो क्या हो जाती है, ज़्यादा एक्सपांड हो जाती है। सो एक्सपांड होने के बाद क्या करते हैं, उसको इंस्टेंटली ठंडा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, उन जगहों पे जाके आसानी से बैठ सकती है। सो उसके लिए क्या करते हैं, जो बेयरिंग होती है उस बेयरिंग को या उसके इनर रेस को ऑयल में 90 डिग्री से 120 डिग्री में क्या करते हैं, इंडक्शन हीटिंग करते हैं। इंडक्शन हीटिंग कहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती है, अगर किसी जॉब का या मशीन का कोई पार्ट है और उस पार्ट के एक पर्टिकुलर हिस्से को ही आपको हीटिंग करके गर्म करना है तो वहाँ पे इंडक्शन हीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। सो ये जो इंडक्शन हीटिंग मेथड है उसके ज़रिए क्या करते हैं, 90 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के मिडल में इंडक्शन हीटिंग
करके क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, बेरिंग के इनर रेस को। और फिर क्या करते हैं, रोलिंग कांटेक्ट जो होता है, ये रोलिंग कांटेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उसको 140 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर इसके दौरान गर्म नहीं होना चाहिए, ये देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा हीट हो जाए तो क्या है, अपनी जगह से वो निकल के बाहर आ सकते हैं, या असेंबली जो है जिनको उस जगह पे बिठाया गया है वो वीक हो सकती है। सो बियरिंग की हाउसिंग में इंटरफेरेंस फीट जो है, ये इंटरफेरेंस फीट पाने के लिए या तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, बेयरिंग को कूलिंग चैम्बर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, तथा जैसे ही वो ठंडा होता है तुरंत ही उसको क्या करते हैं, उन हाउसिंग के अंदर फिट किया जाता है। बेयरिंग को हाउसिंग के अंदर 90 डिग्री में फिट करने के लिए आर्बर प्रेस जो होती है, उस आर्बर प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। सो हम लोगों ने जो इन फिगर्स के अंदर देखा, उसके बाद ये जान लेना ज़रूरी है कि जब ये सभी होते हैं तो क्या किया जाता है, जो इनर रेस होती है, बेयरिंग की इनर रेस, तो ये इनर रेस हो गई, उसको क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, जिसकी वजह से शाफ्ट जो है आसानी से इसके ऊपर जाके बैठे। और हब में बिठाने के लिए उसको क्या करते हैं, तो उसको इंस्टेंटली -5 डिग्री टेम्परेचर से भी नीचे के तापमान पे इसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा होने के बाद तो मेटल में ये ध्यान में रखना है, दो प्रॉपर्टीज होती है, हीटिंग करने पर वो एक्सपांड होती है और ज़्यादा कूलिंग करने पर वो कॉम्प्रेस हो जाती है, मतलब अपने साइज को क्या करती है, रिड्यूस करती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी। तो बेरिंग यहाँ पे अगर हम लोग इनर रेस को गर्म करेंगे तो उसका डायमीटर एक्सपांड होगा, एक्सपांड होने की वजह से वो किसी भी शाफ्ट के ऊपर आसानी से जाके बैठ सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, तो अंदर का जो मेटल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, या जो अलॉय स्टील से बने हुए जो केस है, उसका जो टेम्परेचर सहन करने की कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से असेंबली ब्रेक हो सकती है। इसीलिए क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही उसको क्या करते हैं, इनर रेस को गर्म करते हैं और उसको बिठाते हैं। और जब बात आती है हब के अंदर बिठाने की, तो क्या करते हैं, इसको कॉम्प्रेस करते हैं। मतलब कॉम्प्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, उसको -5 डिग्री टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर में क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कॉम्प्रेस होता है। मतलब क्या है, अपने साइज से वो अकुड़ जाता है, छोटा बन जाता है थोड़ा सा। और फिर इसको क्या करते, तब वो आसानी से किसी भी हब के अंदर जाके बैठ सकता है, मतलब हॉलो सेक्शन में ये जाके बैठ सकता है। तो जैसे ये हब में जाके बैठते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हीटिंग करके गर्म किया जाता है, तब वो क्या हो जाता है, जो कॉम्प्रेस हुआ है वो एक्सपांड हो जाता है और बेरिंग का जो हब है उसके अंदर वो लॉक हो जाता है। सो इस तरीके से श्रिंकेज फीट जो है, ये श्रिंकेज फीट इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, हीटिंग के लिए तो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए बेयरिंग को थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो अलग अलग मेथड्स है जिनके ज़रिए इस तरीके से फंक्शन किए जाते हैं। और बेयरिंग को प्रेशर देके फिट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आर्बर प्रेस का, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट प्रेशर जो है ये बेयरिंग के ऊपर बनता है। तो कुछ जगह पे बुशेस का इस्तेमाल किया जाता है एंड में, कुछ जगह पे अगर बेयरिंग छोटी है तो ये डायरेक्टली शाफ्ट जो है, शाफ्ट अपना प्रेशर उन बेयरिंग्स के ऊपर डालने का काम करता है। तो दोनों टाइप में एक आपने एक फिगर के तौर पे यहाँ पे देखिए, और उसकी एक्चुअल इमेज कैसे है वो भी दिखाई दी। तो आर्बर प्रेस कैसे होती है ये हम लोग देख लिया है। तो ये ध्यान में रखना, ये जो आर्बर प्रेस होती है, ये आर्बर प्रेस नॉर्मली हैंड फीडेड भी रहती है या फिर हाइड्रोलिक ऑपरेटेड भी रहती है। तो जैसे आपका वर्क है, ज़्यादा प्रेशर डालना है, हाथों के ज़रिए वो प्रेशर नहीं दिया जा सकता, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर जो होती है उनका भी इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। सो ये हो गया बेयरिंग जो है, उस बेयरिंग को किस तरीके से माउंटिंग कर सकते हैं उनके तरीके। मतलब क्या है, जहाँ पे हम लोगों को फिटिंग नॉर्मली करनी है तो वहाँ पे हम लोग स्लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे आपको बेयरिंग के जो अंदर का गैप है, रोलिंग एलिमेंट्स में जो क्लियरेंस है उसको कम करके बिठाना है, तो उसके दो मेथड्स है, एक बाय हीटिंग मेथड, दूसरा है बाय कूलिंग मेथड। तो आप वो दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हीटिंग करके शाफ्ट के ऊपर बिठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर शाफ्ट के ऊपर आपको बेरिंग को बिठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बेरिंग का
जहाँ पे शाफ्ट बैठने वाला है वो इनर रेस जो है, जैसे कि ये ड्राइंग में देखो, यहाँ पे इनर रेस है। अभी ये क्या कर रहे हैं, तो शाफ्ट के ऊपर बिठा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, शाफ्ट के ऊपर बिठाना है, और जो बेरिंग का जो एक्चुअल डायमीटर है, ये एक्चुअल इनर डायमीटर कैसे है, जहाँ पे शाफ्ट बैठने वाला है वो शाफ्ट के साइज से कम है थोड़ा, और जिसकी वजह से ये बेरिंग जो है ये बैठ नहीं रही है। अगर उसके ऊपर ज़्यादा ताकत लगा दी जाएगी तो शाफ्ट डैमेज होगा। मेरे को शाफ्ट को डैमेज नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन को जो है इनर रेस को गर्म करूंगा। गर्म करने के बाद ये क्या होगा, इसका डायमीटर में लिटिल बिट एक्सपांशन होगा, मतलब वो डायमीटर बढ़ेगा। जैसे ये डायमीटर बढ़ेगा, मैं क्या करूंगा, प्रेशर डाल के इसके ऊपर बेरिंग को बिठा दूंगा। तो बेरिंग गर्म होने की वजह से जो एक्सपांशन होता है, जिसकी वजह से लिटिल बिट जो भी एक्सपांशन होता है वो आराम से यहाँ पे क्या होता है, एडजस्ट किया जाता है। वो क्या है, शाफ्ट के ऊपर जाके बैठ जाता है। फिर इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। जब बात आती है हब के अंदर बिठाने की, तो क्या किया जाता है, दोबारा से आउटर रेस जो है, ये आउटर रेस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। मतलब क्या है, बेरिंग को 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर में क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। सो ये करने की मेथड क्या है, या क्यों, किस वजह से ये मेथड जो है ये इस्तेमाल में लाई जाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे हम लोगों ने पिछले इस स्लाइड के अंदर जैसे देखा था कि यहाँ पे फीलर गेज के जरिए गैप जो है, ये गैप क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। सो अगर ये गैप हम लोगों को कम करना है, तो उसका मेथड क्या है कि अगर आपको दो तरीके से ये गैप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो ये कैसे होता है, तो हम लोगों ने देखा इंडक्शन के जरिए किस तरीके से इसको गर्म करते हैं। इंटरनल सेक्शन यहाँ पे वो दिख रहा है, इंडक्शन मेथड यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और जो इनर रेस है वो गर्म होकर एक्सपांड हो जाएगी। तो जैसे ये एक्सपांड होगी और शाफ्ट के ऊपर, जैसे हम लोगों ने इस स्लाइड के अंदर देखा कि जैसे आप शाफ्ट के ऊपर इसको बिठाओगे तो क्या होगा, उस समय पे जो एक्सपांशन वाला डायमीटर है, क्योंकि ये डायमीटर बढ़ जाएगा और आप उसको शाफ्ट के ऊपर बिठाओगे, शाफ्ट का डायमीटर ऑलरेडी ज़्यादा रहेगा, तो जो एक्सपांशन होगा वो एक्सपांशन का असर किसके ऊपर होगा, तो ये जो गैप है जहाँ पे आपके रोलिंग एलिमेंट बैठे हैं, वो गैप उसकी वजह से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डायमीटर को बढ़ाया और फिर शाफ्ट के ऊपर बिठाया। भले आपने शाफ्ट के ऊपर बिठाने के बाद इस सेक्शन को, जिसको हम लोग इनर रेस कहते हैं, उसको अगर ठंडा भी किया तो भी क्या होगा, डायमीटर बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से जो गैप है बेरिंग रोलिंग एलिमेंट और बेरिंग के इनर रेस और आउटर रेस के बीच में, ये गैप क्या है, थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब गैप ऑटोमेटिकली कम होने के बाद जो रोलिंग एलिमेंट और इसका जो भी क्लियरेंस दिया है वो भी कैसे होगा, कम होगा। तो हम लोगों को कैसे मिलेगी, एकदम टाइट फिटिंग मिलेगी रोलिंग एलिमेंट की उन दोनों केसेस के साथ में, इनर रेस और आउटर रेस के साथ में। ये ध्यान में रखना है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हम लोगों ने कौन सा देखा, कि जब हम लोग बेरिंग को हाउसिंग के अंदर बिठाते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हाउसिंग के अंदर जब बेरिंग को बिठाया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है कि हाउसिंग का डायमीटर उस समय पे कैसा होता है, कम होता है। यहाँ पे एक एग्जैक्ट है, तो हम लोग नॉर्मली स्ट्राइक करके इसको बिठा सकते हैं नॉर्मली, जैसे फैन के अंदर हम लोग बेरिंग बिठाते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है, अगर ये जो डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर जहाँ पे बेरिंग बिठानी है, जिसको हम लोग कहते हैं हाउसिंग, ये हो गया शाफ्ट और ये हो गया हाउसिंग, तो इसके अंदर बिठाते समय हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर गर्म करेंगे तो एक्सपांड हो जाएगी, तो हम लोग उसको गर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है कि उसको ठंडा किया जाए। ठंडा किया जाए, जब मेटल को ज़्यादा ठंडा करते हैं तो हर एक मेटल की एक कंप्रेशन लिमिट्स होती है। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो कंप्रेस हो सकता है। तो कितने डिग्री में कंप्रेस होता है, तो उतने टेम्परेचर में क्या किया जाता है, बेरिंग को रखा जाता है ठंडा होने के लिए, और वो -डिग्री में जाने के बाद क्या होता है, ये कंप्रेस हो जाती है, मतलब अपने साइज को वो कम कर लेती है। ये कम करने के बाद क्या किया जाता है, बेरिंग को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद बेरिंग को इंस्टेंटली गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के बाद देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे शाफ्ट नहीं लगाया है, शाफ्ट की जगह खाली है। हम लोगों ने किसको कंप्रेस किया, क्यों किया, तो डायमीटर कम करने के लिए। आउटसाइड डायमीटर इसकी वजह से कम हो गया, बेरिंग को हम लोगों ने यहाँ पे इजीली बिठा दिया, और वापस बेरिंग को क्या किया, हीटिंग किया, गर्म ऑयल के अंदर उसको डाल के उसको क्या कर दिया, जैसे थी वो नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश की। तो यहाँ पे क्या होगा, बेरिंग यहाँ पे एक्सपांड हो जाएगी। एक्सपांड मतलब क्या है, अपनी जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने ठंडा किया था इसके लिए वो कंप्रेस थी। जैसे हम लोगों ने उसको गर्म किया या गर्म ऑयल में डुबाया तो क्या हो गई, वो एक्सपांड हो गई। यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। पानी में क्या होता है, पानी मेटेलिक पार्ट्स को रस्टिंग होने का, करोजन होने का खतरा जो है या चांसेस जो है ये बढ़ाते हैं।
और दूसरी बात क्या है कि ऑयली सब्सटेंस होता है, तो पानी के साथ में ऑयली सब्सटेंस अगर मिक्स हो गया तो ये पिघल के ऑयल के साथ में हो जाएगा, तो वो भी एक लॉसेस है। तो इसके लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उन बेरिंग्स की लाइफ भी बढ़ाने के लिए और अच्छे तरीके से लुब्रिकेशन भी होने के लिए। दोनों कंडीशन में क्या होता है, बेरिंग जो है ये बेरिंग शाफ्ट और हब के अंदर, शाफ्ट के अंदर और हब के अंदर, शाफ्ट के ऊपर और हब के अंदर क्या की जाती है, बिठाई जाती है। सो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बेरिंग जो है उन बेरिंग्स को किस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, शाफ्ट और हब के ऊपर बिठाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, जहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के हम लोगों को बेरिंग को बिठाना है तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्बर प्रेस का। सो इस्तेमाल के ऊपर से ये आर्बर प्रेस बहुत सारे डिजाइन में आते हैं, लेकिन जनरली आर्बर प्रेस देखने के लिए इस तरीके से होती है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है ये डिसमाउंटिंग ऑफ बेरिंग। बेरिंग को डिसमाउंट करना है, मतलब क्या है, बेरिंग को उस हब के अंदर से या शाफ्ट के ऊपर से बाहर निकालना है। तो शाफ्ट या हब के अंदर से बाहर निकालने की जो मेथड है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिसमाउंटिंग ऑफ बेरिंग। बेरिंग को डिसमाउंट करना। तो ये किस तरीके से फंक्शन होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, बेरिंग को बेरिंग हाउस से बाहर निकालने के लिए जो मेथड्स अपनाई जाती है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बेरिंग को बाहर खींचने के लिए पुलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये पुलर जो है ये डिजाइन में अलग अलग टाइप के आते हैं, मैन्युफैक्चरर जैसा रहता है उनके हिसाब से, उनके डिजाइन के हिसाब से उनको बनाया जाता है। हर एक जो भी पुलर्स होते हैं उनके अंदर लेग्स दिए हुए रहते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड। जितने बड़े साइज की बेरिंग होगी उतने उसके लेग्स जो है या लेग्स के साइज नंबर जो है ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो उसके कुछ टाइप्स यहाँ पे दिखाए हैं, कुछ हाइड्रोलिक्स टाइप में आते हैं और कुछ लोग कुछ जो है ये थ्रेडिंग टाइप में नॉर्मल बाय मैनुअल मेथड में हम लोग उसको ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं मैनुअल टाइप के क्या है, बेरिंग को निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़े से हाइड्रोलिक टाइप के यहाँ पे वो बेरिंग को निकालने वाले पुलर दिखाए गए हैं। सो बेरिंग को बाहर खींचने के लिए क्या किया जाता है, पुलर का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये पुलर जो है, ये पुलर के जो लेग्स है ये अंदर की तरफ मुड़े हैं। तो ये जो है शाफ्ट के ऊपर से बेरिंग को निकालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले जो पुलर्स है वो पुलर्स यहाँ पे दिखाई दिए गए। इन पुलर्स के जो लेग्स होते हैं उन लेग्स को क्या किया जाता है, बेरिंग के ऊपर सेट किया जाता है, जैसे कि ड्राइंग में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्केच के अंदर। और एक्चुअल में कैसे सेट किया है वो हम लोग एक्चुअल ड्राइंग में यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरीके से क्या किया जाता है, लेग्स को सेट किया जाता है। अगर 2 लेग वाले पुलर का यूज किया जा रहा हो, अगर 2 लेग वाले मतलब क्या है, देखिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कितने लेग्स है, 2 लेग है, बराबर है, 2 पैर है। तो ये 2 लेग वाला जो पुलर होता है उसका अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसके साथ में एक स्पेशल टाइप की पुलर प्लेट जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो 2 पुलर है ये बेरिंग के शेप के हिसाब से इनके स्लिप होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। तो स्लिपेज होने से बचने के लिए और बेरिंग को इजीली निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं उसके साथ में, तो पुलर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग में वो दिखाई गई पुलर प्लेट। तो ये पुलर प्लेट कैसी दिखती है पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे उसका एक एग्जांपल दिखाया गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल है इस फिगर के अंदर, मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3। तो ये पुलर प्लेट का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है, जिसकी वजह से खिंचाव बल जो होता है या पुलिंग फोर्स जो होता है इनर रेस जो होती है उसके ऊपर वर्क करता है। इनर रेस के ऊपर सर्कुलरली वर्क करता है, मतलब सभी जगह से समांतर जो फोर्स है वो उस जगह पे लगाया जाता है। यदि इंटरनल रिंग जो होती है, इंटरनल रिंग टाइप बेरिंग अगर है, हाउसिंग में टाइट फिट है, तो इस प्रकार के बेरिंग को बाहर निकालने के लिए पुलर को आउटसाइड जो रिंग्स होती है या लेग्स होते हैं, आउटसाइड, इनसाइड लेग्स और आउटसाइड लेग्स, ऐसे 2 टाइप्स होते हैं। तो आउटसाइड लेग वाले जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ड्राइंग में,
ये इस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है ये किया जाता है। तो देखो वही चीज यहाँ पे दिखाई गई जो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। तो अगर इंटरनल रिंग जो है ये टाइट है, ओके, तो उस समय पे उसको निकालने के लिए इस तरीके से क्या किया जाता है, आउटसाइड रिंग्स या लेग जो होते हैं उनका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, पुलर के जरिए बेरिंग को बाहर निकाला जाता है। अगर सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग जो है, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग, उसको बाहर निकालना है तो उस सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग को बाहर निकालने के लिए बेरिंग पुलर जो है, उस बेरिंग पुलर को स्थिर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्वील का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। स्वेल मतलब क्या है, घूमने वाले। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इसके साथ में और एक इस तरीके से प्लेट और उसको सपोर्ट जो है वो सपोर्ट देने वाली प्लेट्स इस्तेमाल में की जाती है। सो जिसकी वजह से ये बेरिंग जो है, ये बेरिंग इजीली बाहर आ सकती है। सो इस तरीके से क्या करते हैं, बेरिंग को फीड करते हैं या बेरिंग को बाहर निकाल सकते हैं। ये ध्यान में रखना है कि बेयरिंग निकालने के लिए जो पुलर्स इस्तेमाल में आते हैं वो इनसाइड आउटसाइड इस तरीके के हम लोगों को मिलते हैं। तो इनसाइड और आउटसाइड पुलर मतलब क्या है, तो उनके लेग जो है या बेयरिंग को होल्ड करने वाले जो आर्म्स है ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़े रहते हैं, उसकी वजह से उनको इनसाइड, अगर लेग अंदर की तरफ बेंड है तो उसको इनसाइड कहा जाता है, आउटसाइड की तरफ बेंड है तो आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ है तो आउटसाइड क्या कहा जाता है, पुलर कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बेरिंग को किस तरीके से बिठाना है, किस तरीके से उसको निकालना है, ये दोनों तरीके यहाँ पे देख लिए। तो ये ध्यान में रखना है कि बेरिंग को अगर शाफ्ट या हब के ऊपर से आपको बाहर निकालना है तो इन बेरिंग पुलर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये भी चीज समझ में लेनी है कि बेरिंग पुलर एक ही ऐसी चीज है जो बेरिंग को बाहर निकाल सकती है, तो नहीं। इन बेरिंग पुलर के बहुत सारे टाइप्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि छोटे से लेके बड़े से बड़े बेरिंग को बाहर निकालने का काम करते हैं। सो वो बेरिंग किस जगह पे फिट की गई है, क्या उस जगह पे ये नॉर्मल जो इस्तेमाल में आने वाला या जनरल इस्तेमाल में आने वाला पुलर है, क्या वो इस्तेमाल में आ सकता है कि नहीं, उसके ऊपर उन पुलर्स का जो सिलेक्शन है ये सिलेक्शन डिपेंड होता है। तो उसके जो टाइप्स है वो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कितने कितने टाइप्स के बेरिंग पुलर्स अवेलेबल होते हैं। सो हम लोगों ने बेरिंग को बिठाने के जो मेथड्स देखे थे वो मेथड्स यहाँ पे मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि आप शाफ्ट के ऊपर बेरिंग को बिठा रहे हैं तो कहाँ पे प्रेशर आना चाहिए, किस तरीके से वो सेंटर में ही फोर्स अप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ पे वो दिखाया गया है। किसको क्या कहते हैं, तो स्लीव कहते हैं। स्लीव के ऊपर प्रेशर कैसे आया, एक्सिस से समांतर आया है, पैरेलल आया है, बराबर है। सो इस तरीके से प्रेशर डाला जाता है। अगर आप शाफ्ट के ऊपर बेरिंग लगा रहे हैं तो इस तरीके से आउटर रिंग के ऊपर या आउटर रेस के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करोगे तो ये गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉल की अलाइनमेंट बिगड़ सकती है। दूसरा यहाँ पे है कि अगर आप बेरिंग को हब के अंदर फिट कर रहे हैं तो इस तरीके से क्या किया जाता है, स्लीव्स का सिलेक्शन किया जाता है जिसका डायमीटर आउटर रेस के बराबर हो, और फिर क्या किया जाता है, उसके ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, ना कि इनर रेस के ऊपर, जो कि यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है। तो जब शाफ्ट के ऊपर आप माउंटिंग करोगे तो कौन सा तरीका सही है, तो यहाँ पे दिखाया है, कौन सा तरीका गलत है तो इस साइड में दिखाया है। अगर आप हाउसिंग के अंदर माउंटिंग कर रहे हो तो कौन सा तरीका सही है, यहाँ पे है, कौन सा तरीका गलत है तो ये गलत तरीका दिखाया गया, ये नहीं करना है। अगर ऐसा होगा तो बेरिंग खराब हो जाएगी। और अगर आप शाफ्ट और हब दोनों के ऊपर बेरिंग को बिठा रहे हैं, अभी ये कॉम्बिनेशन फिटिंग है बेरिंग का, मतलब हब में भी बैठने वाली है और शाफ्ट में भी बैठने वाली है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो वहां पे क्या किया जाता है, एक वॉशर टाइप की जो रिंग होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, और साइमल्टेनियसली क्या किया जाता है, आउटर रेस और इनर रेस दोनों के ऊपर क्या करते हैं, दोनों स्लीव्स का इस्तेमाल करके प्रेशर डाला जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग एक ही रिंग के ऊपर प्रेशर डाल के उसको बिठाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जो थ्रस्ट क्रिएट होगा वो दूसरे जो रेस है उस दूसरी रेस को डैमेज करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि कौन सी चीज नहीं करनी है मल्टीपल फिटिंग्स में, मतलब जब आपको शाफ्ट और हब दोनों के ऊपर बेरिंग को बिठाना है तब,
तो आप खाली इनर रेस के ऊपर अगर स्ट्राइक करोगे तो ये भी गलत होगा, और अगर आप आउटर रेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हो तो ये भी गलत होगा। मतलब क्या है, अगर आप सोचोगे कि मैं 4 बार स्ट्राइक इनर रेस में करूंगा, बाद में 4 बार स्ट्राइक आउटर रेस पे करूंगा, तो ये गलत तरीका होगा। आपको एक बार इनर रेस पे स्ट्राइक करना है तो दूसरी बार आउटर रेस में स्ट्राइक करना है, तभी आपकी बेरिंग की जो फिटिंग है या जो की गई असेंबली है बेरिंग की वो सही मानी जाएगी। सो ये सही तरीके से बेरिंग को फिट करने के तरीके सिंपली बताए गए हैं इन ड्राइंग के जरिए। सो मैंने आपको बोला था कि जो पुलर्स है उन पुलर्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, डिजाइन है, जो कि मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये हाइड्रोलिक पुलर्स हम लोगों ने देखे, छोटे टाइप के हाइड्रोलिक पुलर, जिनके जरिए हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बेरिंग जो है उन बेरिंग को निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि बेरिंग के जो पुलर्स होते हैं, मोस्टली बोला गया है कि बेरिंग को बिठाने वाली जो जगह होती है या शाफ्ट होता है वहां पे थ्रेडिंग किया हो रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ पुलर के आगे के तरफ क्या किया जाता है, थ्रेड बने हुए रहते हैं, और ये स्पिंडल जो होता है पुलर का ये फ्री रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, अपनी जो थ्रेड होते हैं उसको, उसकी ग्रिप कहाँ पे बिठाता है, शाफ्ट के ऊपर बिठाता है, और उसकी वजह से क्या है कि आसानी से आप इसको खींच के बाहर निकाल सकते हो। लेकिन हर एक बेरिंग जो बिठाई गई है उसके शाफ्ट के ऊपर पुलर के हिसाब से ही क्या थ्रेड बने हुए रहेंगे? नहीं। तो इसके लिए ये पुलर जो है उन पुलर को स्पेसिफिकली इस्तेमाल में लाया जाता है, या फिर अलग अलग अटैचमेंट उनके ऊपर लगाए जाते हैं। सो सही तरीके के थ्रेड अगर ना हो शाफ्ट के अंदर या सेंटर में बने हुए फेस के, तो फिर उनका इस्तेमाल नहीं करते। उनकी जगह पे क्या किया जाता है, उनको कैप लगाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सो कुछ बेरिंग्स के अंदर फ्री कैप होती है, मतलब क्या है, ये घूमती है, जिसकी वजह से बेरिंग के ऊपर जो है ये बेरिंग का या शाफ्ट का कोई भी पार्ट डैमेज होने से बचाती है, एक्सेस प्रेशर को रिलीज करती है पूरे शाफ्ट के बॉडी के ऊपर। या फिर एक इस तरीके का पुलर दिखाया गया है जो कि 2 लेग वाला पुलर है। यहाँ पे कितने लेग्स है, तो 3 लेग है। ये जनरल इस्तेमाल में आने वाले पुलर है, तो जगह के हिसाब से उन पुलर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है यह नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था, क्या था, कौन सी चीज के बारे में यहाँ पे बताया था, तो पुलर प्लेट। तो यहाँ पे जो है ये पुलर प्लेट दिखाई गई है। अलग अलग टाइप की पुलर प्लेट्स है, अलग अलग टाइप के पुलर्स आते हैं, जो कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड्स में हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये क्या है, पुलर प्लेट का सेट है, उसके साथ में पुलर्स का भी सेट दिखाया गया है। जो साइड आर्म्स होते हैं उनको दिखाया गया है, तो जिनका इस्तेमाल करके हम लोग आराम से बेरिंग को बाहर निकाल सकते हैं उसकी जगह से। ओके, सो बेरिंग को अगर हम लोगों को हब के अंदर से निकालना है, तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो पुलर इस्तेमाल में लाया जाता है इनसाइड पुलर, वो इनसाइड पुलर जो है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, उसके अलावा बेरिंग को निकालने के लिए अलग अलग टाइप के मशीन पुलर्स भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिनको हम लोग मशीन की सहायता से क्या कर सकते हैं, बेरिंग को बाहर निकालने में हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टेपर सेक्शन बना हुआ रहता है, और ऊपर का जो ये रहता है पार्ट रहता है, इसके अंदर थ्रेड बने हुए रहते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टड या फिर बोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको घुमाने के लिए। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये जो सेक्शन है, जैसे ही आप इसको घुमाओगे ये गोल गोल घूमेगा, ये होने दो या ये थ्रेडेड सेक्शन होने दो। तो ये क्या किया जाता है, इसको गोल गोल घुमाते हैं। जैसे इसको गोल गोल आप घुमाओगे, क्या होता है, ये जो रॉड यहाँ पे बिठाया हुआ रहता है उसके बॉडी के अंदर, ये ऊपर नीचे होता है, किसकी वजह से, ये जो ऊपर का हेड है उसको घुमाने की वजह से। और ये टेपर सेक्शन जैसे ही नीचे 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 आता है, ये जो नीचे का सेक्शन है, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग इसी के पहले वाले फिगर में देखो, ये डायमीटर में कम है, फिर इसको घुमाया नॉर्मली, ये बढ़ गया, फिर इसको और ज़्यादा घुमाया, तो जैसे जैसे वो पार्ट नीचे गया, नीचे का डायमीटर बढ़ गया, और ज़्यादा घुमाने पर वो और ज़्यादा डायमीटर बड़ा हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेरिंग के अंदर जाने के बाद इसको घुमाया जाता है, ऊपर के हेड को क्या करते हैं, घुमाते हैं। सो जितना ज़्यादा ये घूमेगा, नीचे नीचे आने वाला जो टेपर सेक्शन वाला पार्ट है विथ शाफ्ट, वो क्या करेगा, जैसे हम लोग घुमाएंगे इसका थ्रेडेड सेक्शन इसको नीचे ढकलेगा, नीचे ढकलने की वजह से नीचे का डायमीटर बढ़ता जाएगा, और ये बेरिंग का इंटरनल पार्ट जो है उस इंटरनल पार्ट के साथ में लॉक हो जाएगा। जैसे ये बेरिंग वर्क कर रहे हैं कि उसके लेग जो है ये बेरिंग का जो इनर रिंग है उस इनर रेस के साथ में नीचे की साइड से क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। जैसे आउटसाइड बेरिंग यहाँ से लॉक होती है, वैसे इनसाइड जो पुलर्स होते हैं, इनसाइड पुलर के
थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बेरिंग का जो इनर रेस है उसके अंदर से बेरिंग के ऊपर ग्रिप बिठा सकते हैं या इनर रेस के ऊपर ग्रिप बिठा सकते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। तो ये तरीके से हम लोग इन पुलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको मशीन पुलर इसके लिए कहा जाता है क्योंकि उसके लिए हैंड ऑपरेटेड जो ड्रिलिंग मशीन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं या मशीन के ऊपर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और उनके ज़रिए बेरिंग को निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से ये अलग टाइप के बेरिंग पुलर के डिज़ाइन हम लोग यहाँ पे देखें, उसका इस्तेमाल भी दिखाया गया है यहाँ पे किस तरीके से उसको इस्तेमाल में लाया गया है। तो देखो ये बेरिंग है जो कि हमारे पास जो हमारे बाइक के अंदर इंजिन्स होते हैं उन इंजन के अंदर यहाँ पे वो बिठाई गई है जिसके अंदर से शाफ्ट जो है वो शाफ्ट असेंबली होती है। तो ये यहाँ से शाफ्ट इजीली बाहर जाता है क्योंकि इजी रनिंग फीड में उसको घुमाने के लिए रखा जाता है। तो जब वो शाफ्ट निकल जाता है, बेरिंग को हाउसिंग से निकालना है और वहाँ पे कोई भी पुलर जो है अपनी ग्रिप नहीं बिठा सकता है, तो यहाँ पे इनसाइड पुलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पास में जनरल कामों के लिए इनसाइड पुलर इस्तेमाल में आते हैं उनकी साइज इतनी मोटी है कि वो यहाँ पे जा ही नहीं सकते। ये इतनी छोटी बेरिंग्स होती है, इनको जूम करके दिखाए इसके लिए वो ऐसे दिख रही है। तो इसका लॉस क्या होगा कि हम लोग बेरिंग को नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ आइडिया लगाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या किया जाता है, इन पुलर का निर्माण किया गया है। सो इनको हम लोग कौन से भी साइज में, ये साइज में छोटे साइज के बड़े साइज के आते हैं, तो इनको कैसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे नट या बोल्ट को लगाते हैं, उसको घुमाते हैं, तो क्या होता है, ये अंदर का सेक्शन जो है, ये कैप जो है या हेड जो है ये घूमता है। जैसे ये घूमता है, यहाँ से जो रॉड है, टेपर्ड रॉड, वो अंदर नीचे की तरफ चला जाता है। जैसे वो नीचे नीचे जाएगा, यहाँ से क्या होता है, बेरिंग का डायमीटर जो है या रोल अपना जो पुलर है उस पुलर का जो नीचे का डायमीटर है, डायमीटर बढ़ने लगता है। और उसके जो कर्व लेग्स रहते हैं, आउटसाइड कर्व लेग्स या बेंड लेग्स, आउटसाइड बेंड लेग्स, ये आउटसाइड बेंड लेग्स क्या करते हैं, इन इनर रेस के ऊपर अपनी ग्रिप बिठाते हैं। फिर ये बैठने के बाद क्या किया जाता है, इन पुलर्स को खींचा जाता है। जैसे ही ये पुलर खींचते बाहर खींचे जाते हैं, तो उस समय पे ये बेरिंग जो है उस जगह से धीरे 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 स्ट्राइक करके बाहर निकाली जाती है। तो इस तरीके से इन पुलर्स का क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। तो एक इस्तेमाल शाफ्ट के ऊपर से बेरिंग को किस तरीके से पुलर के जरिए निकाला जाता है, 3 लेग पुलर के जरिए, तो यहाँ पे वो दिखाया गया है। ये नॉर्मल पुलर जो मार्केट में अवेलेबल होता है जनरल पर्पज के लिए। पुलर के ये टाइप्स दिखाए गए हैं। छोटे साइज की बेरिंग्स है तो उसके लिए अलग टाइप का आएगा, बड़े साइज की बेरिंग है और उसको इनसाइड या इनर रेस के थ्रू निकालना है तो ये आउटसाइड या इनसाइड बेंट और आउटसाइड बेंट लेग जो रहते हैं उनके इस्तेमाल या जो टाइप्स है वो यहाँ पे क्या किए हैं, दिखाए गए ड्राइंग में। ये हो गया इनसाइड बेंट लेग, ये कौन सा हो गया, आउटसाइड बेंट लेग। लेकिन दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो इनके थिकनेस और साइजेस में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि छोटे साइज के बेरिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, बड़े साइज के बेरिंग्स को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हाउसिंग से बेरिंग को निकालना है तो ये बेरिंग काम में आएगी, और जब शाफ्ट के ऊपर से बेरिंग को निकालना है तो इस टाइप के बेरिंग का इस्तेमाल इस्तेमाल जो है ये किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेरिंग पुलर के जो टाइप से अलग अलग वो देखना स्टार्ट किया था। इसके अलावा कुछ जगह ऐसी होती है या कुछ बेरिंग्स ऐसी जगह पे फिट की जाते हैं जहाँ पे वो सभी पुलर जो है इस्तेमाल में नहीं आते, तो उनकी जगह पे इस टाइप के पुलर्स का भी इस्तेमाल में क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये टाइप के पुलर जो है बहुत सस्ते होते हैं, आराम से मार्केट में मिलते हैं। ये क्या है, दोनों अगर देखा जाएगा तो ये एक स्टड के जैसा दिखता है, लेकिन उसके दोनों एंड्स में क्या है, कॉलर्स बनी हुई है। और फिर उन कॉलर्स के बनने के बाद उनको बीच में से काटा हुआ है और वहाँ पे क्या है, एक स्लीव डाली हुई है। यहाँ पे घुमाने के लिए नट लगाया हुआ है, हेक्सागोनल नट, और उसको एक रॉड दिया गया है। सेम वैसे ही ऊपर की जो कैप है, सपोर्टिंग कैप प्रेशर डालने वाली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीव्स के नाम से जानते हैं। तो ये स्लीव यहाँ पे दिखाई गई है, और उस स्लीव को ऊपर नीचे होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, इस रॉड का इस्तेमाल किया गया। सो जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे क्या होगा, जो बेरिंग है वहाँ पे लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद क्या है, आप जैसे जैसे उसको घुमाते हुए नीचे जाओगे क्या होगा, ये जो बेंड सेक्शन है, ये बेंड सेक्शन क्या क्या किया जाएगा, जैसे जैसे ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये प्लेट जो होती है ये टेपर सेक्शन में होती है, थोड़ी सी थिकनेस में कम ज़्यादा होती जाती है। तो जैसे हम लोग घुमाते हैं नीचे का डायमीटर बढ़ता है, इनसाइड बेरिंग का जो रहता है वहाँ पे अपने आप को लॉक कर देता है, फिर हम लोग वहाँ से उस बेरिंग को निकाल सकते हैं। सो बेरिंग पुलर जो है उनके इस्तेमाल यहाँ पे दिखाए गए हैं। सो ये कौन सी चीज़ है, या इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा, पुलर प्लेट जिसको कहा जाता है। तो पुलर प्लेट के जरिए किसी भी शाफ्ट के ऊपर से बेरिंग को निकालना
जो है वो प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, नेसेसरी कंपोनेंट्स फॉर माउंटिंग द बेरिंग्स। बेरिंग को माउंट करने के लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसमें से पहला क्या है, प्लमर ब्लॉक, जो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। उसका स्केच जो है वो स्केच साइड में दिखाया गया है। सो प्लमर ब्लॉक जो है कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। इसमें बेयरिंग को फिट करने के लिए हाउसिंग बना हुआ रहता है। हाउसिंग मतलब देखो ये शेल है, इसको हाउसिंग कहते हैं, जिसमें बाद में बेरिंग इस तरीके से फिट होती है। सो इसका आकार जो है ये पेडस्टल के टाइप में आता है। इसका आकार जो है ये पेडस्टल के समान होता है। ये फर्श मतलब जो सरफेस होता है उन सरफेसेस के ऊपर नट बोल्ट के द्वारा कस के बिठाया जाता है। इससे एक या दो पार्ट्स में बनाकर इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है, एक तो ये सॉलिड में भी आ सकती है, सॉलिड पीस में बनी हुई भी मिल सकती है, या फिर ये क्या होती है, टू पीस में भी बनी हुई मिल सकती है। अभी यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये टू पीस है, और यहाँ पे जो ये सॉलिड पीस में बनी हुई बेरिंग दिखाई गई है। तो ये दोनों क्या है, दे आर लाइक अ बेरिंग हाउसिंग। लेकिन इसको क्या कहा जाता है, प्लमर ब्लॉक। ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ सहन करता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, बेरिंग हाउसिंग। बेरिंग हाउसिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग हाउसिंग जो है इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो उसके एग्जांपल्स दिखाए गए हैं यहाँ पे ड्राइंग में। अलग अलग टाइप के बेरिंग हाउसिंग जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिसके अंदर प्लमर ब्लॉक भी आता है। सो प्लमर ब्लॉक का जो खोखला हिस्सा होता है, खोखला हिस्सा मतलब हॉलो सेक्शन। सो हम लोगों ने प्लमर ब्लॉक का ये खोखला हिस्सा यहाँ पे देखा, मैंने आपको दिखाया, ये हॉलो सेक्शन है। ओके, उसको क्या कहते हैं, बेयरिंग हाउसिंग कहते हैं। इसी तरीके से ये अलग अलग टाइप के हाउसिंग इंडस्ट्री में मशीन्स के ऊपर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। सो जो खोखला भाग होता है या हॉलो पार्ट होता है जहाँ पे बेयरिंग फिट किया जाता है, उसे ही बेयरिंग हाउसिंग हम लोग कहते हैं। ये बेयरिंग हाउसिंग जो है, ये बेयरिंग हाउसिंग बेयरिंग को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। बेरिंग को ये सपोर्ट देती है, बेरिंग शाफ्ट को सपोर्ट देती है, वैसे बेरिंग को भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, स्ट्रॉन्ग बेस की। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, बेरिंग हाउसिंग करती है। इसके अलावा इसके जरिए शाफ्ट को सही डायरेक्शन जो है, ये सही डायरेक्शन दिया जाता है इसके इस्तेमाल से। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये क्या है, ब्रैकेट्स। तो ये बेरिंग ब्रैकेट्स है। सो जैसे हाउसिंग है उसी की तरह हाउसिंग बने हुए रहते हैं। तो जहाँ पे बेरिंग को हम लोग क्या करते हैं, लॉक करते हैं और अलग अलग जगह पे उनका इस्तेमाल करते हैं। इसी को ब्रैकेट भी कहा जाता है या हैंगर भी कहा जाता है। सो ये ब्रैकेट या फिर हैंगर के शेप में कास्ट आयरन से बने हुए हम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि वो की स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है या ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होता है। इसमें भी बेयरिंग को फिट करने के लिए बेयरिंग हाउसिंग बने हुए रहते हैं। ये रूफ मतलब छत या फिर वॉल्स जो होते हैं, दीवार जो होती है, उनके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है दैट इज नोन एज अ लोडिंग। लोडिंग क्या है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नेसेसरी कंपोनेंट्स फॉर माउंटिंग बेरिंग। तो लोडिंग क्या है, तो लोडिंग के हिसाब से भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब अलग अलग एक्सिस से बेरिंग के ऊपर लोड पड़ता है या भार पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग लोडिंग कहते हैं। मतलब भार अलग अलग डायरेक्शन से पड़ता है, एक्सियल लोड, थ्रस्ट लोड, उसके तरीके से हम लोगों ने ये देखा है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। जैसे कि जर्नल बेरिंग में लोडिंग शाफ्ट जो होता है उस शाफ्ट के एक्सिस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, और थ्रस्ट बेरिंग में एक्सिस से कैसा होता है, तो पैरेलल होता है। उसके बाद हम लोगों को देखना है बेयरिंग को बिठाने की मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं बेडिंग ऑफ बेयरिंग। बेडिंग ऑफ बेयरिंग, तो यहाँ पे वो दिखाया गया है बेयरिंग को किस तरीके से बिठाया जाता है। तो बेयरिंग को, बेयरिंग के हाउसिंग के नीचे वाले भाग को नट बोल्ट के द्वारा लॉक करना, मतलब ही बेयरिंग को बिठाना, मतलब ही बीडिंग कहा जाता है, बीडिंग ऑफ बेयरिंग कहा जाता है। इसमें हाउसिंग के नीचे वाला पार्ट जो है ये फाउंडेशन नट बोल्ट्स के द्वारा क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले फ्लैट बेयरिंग देखी, तो फ्लैट बेयरिंग यहाँ पे इसको क्या किया गया है, देखो फाउंडेशंस में पूरे तरीके से लॉक किया गया है। ओके, सो ये जो तरीका है असेंबली का जिसमें क्या किया जाता है, फाउंडेशन नट बोल्ट के द्वारा बेयरिंग को फिट किया जाता है, दैट इज नोन एज अ बीडिंग ऑफ अ बेयरिंग।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये जो सेशन है, ये सेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग।